फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्माज एकेडमी। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का साइंस देखेंगे। ये भी 2 पार्ट में होगी। इसमें टोटल चैप्टर हैं 18 और 9 चैप्टर अभी देखेंगे, 9 बाद में देखेंगे, तो 2 पार्ट इसके आएंगे। इससे पहले क्लास 6 की मैंने अपलोड की है, इसमें 2 पार्ट में आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है। तो इसमें पहला चैप्टर है पादपों में पोषण। तो इसमें एमसीक्यूज देखेंगे सारे। पहला क्वेश्चन, इनमें में से कौन सा सत्य है? जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जो जीव अन्य पदार्थों या पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन का ग्रहण करते हैं तो विषमपोषी कहलाते हैं। इसमें दोनों सही हैं, ठीक है। हम लोग क्या हैं तो विषमपोषी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है? तो इसमें पत्ता, तना, जड़, शाखा, तो इसमें केवल होता है पत्ता। इसी में सब कुछ स्टोर होता है पत्तियों द्वारा, इसलिए पत्तियों को खाद्य फैक्ट्री कहता है क्योंकि इसमें संश्लेषित होता है सब कुछ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो इसमें आवश्यक कौन सा है? तो क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। ऑप्शन है इसका डी हो जाएगा हमारा। पत्तियां हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। सूर्य का प्रकाश होता है। पौधों का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड खाद्य संश्लेषण करते हैं। खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो ये इसमें सारे होंगे ऑप्शंस 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है। पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, इसमें दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। दूसरा ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। सभी पादप अपना भोजन स्वयं नहीं करते हैं, कुछ अलग होते हैं इसमें पादप, जिनमें से क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे अपना स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते। जैसे अमरबेल है तो वो दूसरे पे आश्रित रहती है। आप अगर अमरबेल डाल दो तो दूसरे पेड़ पे वो उगेगी ना। तो 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप कीड़ों को पकड़कर अपना भोजन प्राप्त करता है, आहार प्राप्त करता है? तो इसमें हो जाएगा गठपड़ी। ये उसमें पाए जाते हैं, पिचर प्लांट बोलते हैं इसे, जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो सहजीवी कहलाते हैं। वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैव पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं मृत जीवी पौधा पोषण कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सही हैं इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है? तो सहजीवी किस में होता है? तो शैवाल, कवक, सहवाल जीवाणु, कवक जीवाणु या पादप जीवाणु। तो कवक और शैवाल की होती है। इसमें हो जाएगा शैवाल और कवक के बीच सहजीवी होता है, जिसे लाइकेन कहते हैं। और पादप और राइजोबियम जीवाणु की सहजीवी संबंध होता है। तो जो जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो ये रंध्र द्वारा ली जाती है, स्टोमेटा होता है, ठीक। इसमें चुने हुए क्वेश्चन से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है खासकर उन्हें लिया गया है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट निम्न में से मिलकर बना होता है। तो किससे बना होता है? तो ये बी होता है, 1, 2, 3, 1, 2 और 3 वाला, ठीक। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CHO होता है इसमें, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नहीं होता। नेक्स्ट है, दालों की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कारण है क्योंकि दालों की फसल मृदा में नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती, बल्कि कुछ विशेष जीवाणु फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएंगे, ये ए वाला हो जाएगा इसका। कथन कारण दोनों सत्य हैं, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, दूसरा चैप्टर इसमें प्राणियों में पोषण। स्टारफिश तारा मछली होती है ना, तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो विचार करना है, कौन सा सत्य है? इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं, ठीक है। भक्षण के लिए ये कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती है तथा तंतु के कोमल भाग को खाती है। तो ये दोनों सही है, 1 व 2। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल पदार्थ बनाता है जो पाचन में सहायक है।
नेक्स्ट है आमाशय की आंतरिक भित्ति, शुद्रांश तथा आहार नाल में संबद्ध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती हैं, तो ये गलत है, पहला सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत पित्त रस स्रावित नहीं करती है, पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो पित्त रस ये स्रावित करती है, तो ये गलत है दूसरा वाला, इसमें से सही पूछा है तो पहला और तीसरा सही होगा आगे, ठीक है। रूमिनेंट अथवा रोमन्थी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है, रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है, बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है तथा इसे चबाता है, इसे रोमंथन जुगाली करना कहते हैं, तो डी हो जाएगा, तीनों सही हैं इसके। नेक्स्ट है अमीबा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है, अमीबा अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलता रहता है, अमीबा की इस कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल संघन केंद्र एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक घानियाँ होती हैं, तो उपरोक्त में से कथन देखने हैं तो ये डी वाला हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही हैं इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची दी गई, आमाशय छोटी या बड़ी या यकृत, तो ये बी वाला हो जाएगा इसका। पहले का आमाशय का होता है, चौथा अम्ल का निर्मोचन, और दूसरे का हो जाएगा दूसरा छोटियाँ पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण, और बड़ी आंत का हो जाएगा सी वाला, तीसरा जल का अवशोषण, और डी का हो जाएगा पहला यकृत का शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। नेक्स्ट है ये ऑप्शन दिए गए देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा महत्वपूर्ण खाद्य संगठक हैं। दूसरा, इनका पाचन जंतुओं के शरीर में इसी रूप में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका पहला सही है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ छोटे अवयवों में होता है ग्लिसरॉल, दूसरा जो दिया था इनका पाचन जंतुओं के शरीर में इसी के रूप में होता है, तो इसी के रूप में नहीं होता है। इनका जो पाचन होता है वो छोटे छोटे अवयवों के रूप में होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज में, वसा का पाचन अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, प्रोटीन अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, तो इसमें हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है तीसरा है चैप्टर रेशों से वस्त्र, तो जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। रेशम के रेशे रेशम कीट के कोष से प्राप्त होते हैं, और भेड़ बकरी द्वारा तयाक से ऊन देने वाले जंतु होते हैं, तो इसमें तीनों सही हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीरी के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। पश्मीना शॉल अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों से बनाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसके हो जाएंगे ए हो जाएगा। कथन इसमें 3 गलत है, क्योंकि कश्मीर की मशहूर पश्मीना शॉल कश्मीरी बकरियों से प्राप्त होती है। रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहते हैं। रेशम फाइबर रेशम प्रोटीन से बने होते हैं। रेशम के रेशे रेशम कीड़ों से प्राप्त किए जाते हैं, तो इसमें डी हो जाएगा, तीनों सही हैं। नेक्स्ट है रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। दूसरा टसर, मूंगा, कोशा रेशम की किस्में हैं, तो ये दोनों सही हैं, सी वाला सही होगा इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेशम की खोज सर्वप्रथम भारत में हुई थी, सही है। प्राचीन काल में जिस मार्ग में रेशम का व्यापार विभिन्न देशों में होता था, इसे आज सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे दूसरा सही है। रेशम की जो खोज हुई थी वो चीन में हुई थी, भारत में नहीं हुई थी, सॉरी। नेक्स्ट है ऊष्मा। निम्नलिखित में से तापमान का मात्रक नहीं है, यहाँ फिजिक्स है तो ये पास्कल नहीं है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है। केल्विन में डिग्री नहीं लगता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षा ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। द्रव और गैसों में ऊष्मा संबंध द्वारा स्थानांतरित होती है। वह प्रकरण जिसमें ऊष्मा की किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? चालन बोलते हैं, तो डी में इसमें तीनों सही है। ठीक है, गर्म से ठंडा की ओर जाती है।
अब सूची मिलाना इसे, तो ये हो जाएगा पहले का थल सबीर के बहने का समय है ये रात, समुद्र समीर के बहने का समय है ये है तीसरा दिन, और गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय है तो सी का हो जाएगा दूसरा ये ग्रीष्म ऋतु, हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय है डी का 1 हो जाएगा शीत ऋतु, सर्दियों में हल्के रंग और डार्क रंग गर्मी में। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री तक होता है, ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर पारा का प्रयोग होता है, दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण को कम अवशोषित करती हैं। ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं, जिसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी तथा उसके रेशों के बीच वायु फंसी रहती है। तो कौन सा सत्य है, तो इसमें बी केवल 2। तो ये गहरे रंग की जो वस्तुएं थी वो ऊष्मीय विकिरणों को कम नहीं करती हैं, ना अवशोषित करती हैं, ज़्यादा अवशोषित करती हैं। ये कम करती थी, इसमें ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी निश्चित ताप के लोहे के गोले को उसी ताप के जल में डुबोया जाता है तो क्या हो जाएगा, तीसरा इसमें लोहे के गोले तथा जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर की तली लगाई जाती है, इसका कारण क्या हो सकता है, तो इसमें स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट है 5 चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और TRE 2, 3 सभी में आए क्वेश्चन, जूनियर में काफ़ी आते हैं इसमें। तो इसमें फॉर्मिक एसिड तो ये चींटी के डंक में होता है, तो पहले का हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा इसका। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये चूने का पानी, तो ये हो गया। दूसरा मिल गया सी का 4 हो जाएगा टार्टरिक एसिड, खाने का सोडा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा तीसरा इमली और अंगूर, सॉरी इमली और नहीं, ये तीसरा है ना साबुन, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन हो जाएगा, इमली अंगूर का दिए नहीं गया। नेक्स्ट है इमली अंगूर टार्टरिक एसिड, खट्टे फल जो होते हैं उसमें सब में टार्टरिक एसिड होता है। क्षारक का नाम इसमें दिया गया सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि कांच साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे वो कॉलिन बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब साबुन कहते हैं। ये क्वेश्चन साबुन का आया था इसमें 3.0 में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, एंटासिड के रूप में यूज होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदासीन विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करता है। हल्दी, लिटमस, गुड़ैल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। जब वर्षागत जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। तो तीनों सही हैं इसके। नेक्स्ट है, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभावों और उसके उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो ये पहला सही हो जाएगा इसका। रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। नेक्स्ट है, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कारखाना के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं, इनको जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसे उदासीन करने में सहायक होता है। तीसरा, चींटी के डंक के प्रभाव को नमी युक्त बनाने के लिए खाने वाला सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलयन की सहायता से उदासीन किया जाता है। तो इसमें तीनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं। दूसरा है, दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं। तो ये दोनों सही हैं इसके। नेक्स्ट है, छठा जो चैप्टर है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। पहला है, सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, जबकि रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, तो बी होगा इसका केवल 2। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब उन्हें दोबारा वापस लाया जा सकता है, जैसे पानी से बर्फ बनाना। और रासायनिक परिवर्तन को वापस नहीं ला सकते हैं, जैसे हमने कागज़ को जला दिया तो उसे वापस नहीं ला सकते हैं, ठीक है। और रासायनिक अभिकरण क्रिया में एक नया पदार्थ बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसमें से हो जाएगा पहला, कागज़ को फाड़ना।
भौतिक का उदाहरण है। इसमें सही उत्तर का चयन कीजिए। रंग में परिवर्तन, कागज़ का जलना ये रासायनिक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना, रंग में परिवर्तन होना। कागज़ को फाड़कर पुनः उसको जोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन इसके टुकड़ों के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः भौतिक का उदाहरण। ठीक है, ये पहला हो जाएगा। वैसे इसे जोड़ तो सकते नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो रंग है ना, रंग में परिवर्तन हो गया, इसे दोबारा से वापस नहीं ले सकते। कागज़ जला हुआ वापस नहीं ले सकते, लेकिन कागज़ को फाड़ा गया है अगर, तो उससे उसके रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन का विघटन एक रासायनिक परिवर्तन है। ओजोन परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट है इसका कौन से सही है इसमें, तो सी दोनों सही है इसके। ठीक है, परावैंगनी किरण को अवशोषित करती है और एक रासायनिक प्रक्रिया है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, तो इसमें सी हो जाएगा, दोनों सही है। तो जब जंग लगती है तो नया एक पदार्थ बनता है, उसमें वृद्धि हो जाती है उसके पदार्थ में। रसोई गैस में सिलेंडर गैस द्रव के रूप में रहती है, सिलेंडर से बाहर आते ही ये गैस में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तन है। यदि यही गैस बर्नर बन जाती है। निम्नलिखित कथनों पर परिवर्तनों के संबंधित है, सही कथन बताइए। तो बी वाला हो जाएगा। बी जो है इसका प्रक्रम बी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये जो बोला है यही जो गैस है वो बर्नर बन जाती है, तो उसे वापस ला नहीं सकते गैस से। नेक्स्ट है 7 नंबर है, मौसम जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। मौसम जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाती है। तो ये दोनों सही है। ठीक है, जो लंबे समय तक बनी रहती है वो जलवायु होती है, और जो थोड़े समय के लिए होती है वो आपका मौसम होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढका रहता है तथा सर्दियों में तापमान -37 डिग्री तक हो जाता है। यहाँ ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, रेंडियर पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों से आते ही यहाँ अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। तो इसका सारे ये जो ऑप्शन दिए हैं सारे ऑप्शन सही होंगे, 1 2 3 4। नेक्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है। इन क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। लॉयन टेल्ड लंगूर, दाढ़ी वाला ऐप पश्चिमी घाट के वर्षावनों में पाया जाता है। तो ये सारे सही हैं, 1 2 3 4 देख लीजिएगा। 8 नंबर चैप्टर है, पवन, तूफान और चक्रवात। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी को क्षेत्रों में वायु भूमध्य रेखा की ओर गतिशील होती है, और 30 से 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रभाव 60 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। तो इसके आंसर होंगे ए, केवल 1 और 2। तो ये पहला, दूसरा इसका सही है, और ये गलत है, तीसरा वाला। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होती है, अतः पहला सही है। और ये लास्ट वाला, उच्च अक्षांशों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए 30 से 60 के बीच पृथ्वी की सतह असमान रूप से गर्म होती है। 30 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के आसपास उच्च वायुदाब तथा 60 अक्षांश के आसपास निम्न वायु क्षेत्र होता है। इस कारण पवन का प्रभाव 30 से 60 का अक्षांश की ओर होता है। अच्छा, इसलिए गलत था तीसरा। पवन प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो शीतकाल में पवन प्रवाह की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है। ग्रीष्मकाल में पवन समुद्र से स्थल की ओर बहता है। समुद्र में आने वाले पवन अपने साथ जलवाष्प लाता है, जिससे वर्षा होती है। तो इसमें डी हो जाएंगे तीनों सही है, 1 2 3। तड़ित, छछावत और चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी के नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उठती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करते हैं, जिससे तड़ित झंझावत का निर्माण होता है। दूसरा, चक्रवात केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएंगे सी, दोनों सही हैं इसमें, 1 और 2। चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है।
तो ये भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है। ये गलत है इसका। अमेरिका महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन और फिलीपींस तथा जापान में टाइफून कहते हैं, तो ये सही है। दूसरा आपका सही है। जैसे पहला वाला देख लेते हैं गलत कैसे है। भारत की संपूर्ण तटरेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, परंतु भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। पवन के वेग में वृद्धि वायु दाब में वृद्धि करती है। पवन सदैव अधिक वायु दाब क्षेत्र से कम वायु दाब के क्षेत्र में गति करता है, तो ये बी केवल 2 सही होगा इसका, पहला नहीं सही होगा। पहला देख लेते हैं, प्रथम वाक्य गलत है जबकि दूसरा वाक्य सही है। पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करता है। जैसे उदाहरण दिया, समुद्र समीर भारत में ग्रीष्मकाल में चलने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन तथा शीतकाल में चलने वाली उत्तर पश्चिमी पवन है। नेक्स्ट है इसका, चक्रवात के दुष्प्रभाव को कम करने में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थाएं सहायक होती हैं? तो चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा, चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों की तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, जनता द्वारा मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेना, आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल, चिकित्सा केंद्रों का टेलीफोन नंबर साथ रखना, पेयजल का संग्रहण, पड़ोसियों मित्रों बचाव दल के साथ यथासंभव सहयोग और सहायता, तो ये सारे सही हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर चैप्टर है, इसमें को मैच करना है, इसका बी हो जाएगा। देख लीजिएगा 1 3 2 4, तो इसका हो जाएगा पहले का होगा शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति, तो पहले का दूसरा हो जाएगा। बी वाला है ना, पहले का पहला होगा जगह शीर्ष मृदा अथवा संस्तर स्थिति, ए संस्तर स्थिति, ये परत मृदु संरद्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती हैं। बी का हो जाएगा तीसरा मध्य परत अथवा बी संस्तर स्थिति, तो ये इस परत में शीर्ष मृदा में ह्यूमस कम परंतु खनिज अधिक होते हैं। तीसरी परत अथवा सी संस्तर स्थिति, तो ये हो जाएगा ये दरारों और विद्रोहयुक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। डी है इसका आधार शैलें, ये कठोर होती हैं, इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पादपों के उगने के लिए सबसे अच्छी मृदा शीर्ष मृदा दोमट मिट्टी है। दोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण है। गाद कणों का अमाप साइज बालू और चिकनी मिट्टी की कणों के अमाप के बीच होता है। बलुई मिट्टी गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त है, तो इसमें तीनों सही है। ऑप्शन नंबर बी 1 2 3। किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान में जमीन के ऊपर की वायु कम दीप्त होती है, दिखाई देती है। ऐसा निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो ये होता है सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है, मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल, पवन अथवा वर्ग के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। पॉलीथीन, रसायन, पीड़क नाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं, तो सी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही। यहाँ पे चैप्टर जो थे 9 वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो बचे हुए चैप्टर हैं 9 से लेके 18 तक वो दूसरे पार्ट में करा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले क्लास 6 का प्लेलिस्ट बना दिया है, NCERT सीरीज़ पूरा कराएंगे, इसमें साइंस का भी कराएंगे और सोशल साइंस का भी पूरा करा देंगे।